Hello everyone, good morning to all. I am Pooja and welcome back to my channel. आज है 16th ऑफ मई और हम 16th ऑफ मई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करने वाले हैं और जितना पॉसिबल हो पाएगा हम स्टैटिक पॉइंट्स को भी डिस्कस करते हुए जाएंगे। आज के जो सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सन है जिनके बारे में हमें बात करनी है, हालांकि आप उनके बारे में डिटेल में जानते हैं और हो सकता है आप मुझसे ज़्यादा जानते हो, लेकिन मेरा काम है कि मैं आपको नीरज चोपड़ा के बारे में बताऊं। तो आज हम नीरज चोपड़ा के बारे में बात करेंगे। हमारे देश के जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक हैं उनको FY25 में कितना प्रॉफिट हुआ है, जहां से एग्जाम में प्रश्न बनता है, तो हम उस प्रॉफिट को देखेंगे। अब यहाँ पर आप लोगों ने सुना होगा अबाउट पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के बारे में, जो कि हमारी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स के द्वारा किया जाता है। लेकिन अभी तक क्या होता था, हमारे देश में जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे होता था वो एनुअली होता था या फिर क्वार्टरली होता था, कभी भी मंथली नहीं हुआ। पर पहली बार यहाँ पे मंथली सर्वे किया गया है। अब यहाँ पे आपको समझना ये है कि पहला मंथली सर्वे है तो हम इसको पढ़ लेते हैं, लेकिन हर महीने हम इसको नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हर महीने का सर्वे कोई नहीं पूछता। ना ही हर महीने का इन्फ्लेशन पूछता है, ना ही हर महीने का CPI पूछता है, ना ही हर महीने का प्लेयर ऑफ द मंथ पूछता है, और ना ही आपसे ये पूछेगा। पहला एनुअल सर्वे है, पहला मंथली सर्वे है, तो हम इसको देख लेंगे। लेकिन आने वाले समय में हम मंथली सर्वे डिस्कस नहीं करेंगे, हमारा फोकस केवल और केवल एनुअल सर्वे में होना चाहिए, जहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा एग्जाम पैटर्न को, एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है, कैसे क्वेश्चन चाहता है, वो आपको समझना पड़ेगा। और आप कैसे समझेंगे आप लोग, तो समझने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है PYQ। कोई भी एग्जाम हुआ, XYZ कोई भी एग्जाम, आप उसके बस PYQ देख लो कि करंट अफेयर से वो आपसे क्या चाहता है, क्या पूछ रहा है। SSC का कोई भी पेपर उठा लो, PYQ देख लो, तो यहाँ से आपका मामला शॉर्ट हो जाएगा। PYQ पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे भी अवेलेबल है, पिछले 5 सालों के। आप वहां से उसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, मंथली मैगजीन है, हिस्ट्री के कोर्सेज हैं। तो ये सारे प्रोडक्ट आपको पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे अवेलेबल मिलेंगे। आप वहां पे जाके एक बार सर्च कर सकते हैं। क्लियर है? आइए स्टार्ट करेंगे 16th ऑफ मई के सभी इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर्स विद स्टैटिक पॉइंट्स। और वीडियो के एंड में बहुत सारे MCQs हैं, एंड ऑब्वियसली बात है क्वेश्चन ऑफ द डे भी है, जिसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताने वाले हैं। आज है 16th ऑफ मई, एंड 16th ऑफ मई को हम सेलिब्रेट करते हैं नेशनल डेंगी डे, या नेशनल डेंगू डे भी इसे कहा जाता है। आप लोगों ने इस बीमारी के बारे में सुना होगा, डेंगी या डेंगू। ये वायरस के कारण होने वाली बीमारी होती है। किसके कारण होती है? ये वायरस के कारण होती है, और इसका जो कैरियर होता है वो फीमेल मॉस्किटो होती है। एडीज एजिप्टी जो मॉस्किटो है, फीमेल मॉस्किटो, वो इस वायरस को कैरी करती है, हमारे शरीर तक लेकर आती है और हमें बीमार करती है। ठीक है, इसलिए लोगों को डेंगू के बारे में कि फ्रेश वाटर जो होता है, साफ पानी का ये मच्छर होता है जो कि डेंगू का कारण होता है। आपने देखा होगा कि हर साल दिल्ली में एक कैंपेन रन किया जाता है कि कहीं भी किसी भी पॉट में कोई भी पानी ना भरा रहे, क्योंकि हर हर साल कई सारे लोगों की जान चली जाती है डेंगू के कारण। डेंगू में हमारे शरीर में जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी संख्या में कमी आती है। और 100 से ज्यादा देश हैं, 100 से ज्यादा कंट्रीज हैं जिन्होंने डेंगू को एक एंडेमिक बीमारी डिक्लेयर किया है। और नेशनल डेंगू डे हर साल हम सेलिब्रेट करते हैं, और इसको इनिशिएट किया है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए फर्दर डिस्कशन करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं आज की क्लास की PDF कैसे लेनी है। PDF आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होगी टेलीग्राम पे। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अदरवाइज आप पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से, और वहां पर भी जो फ्री नोट्स वाला सेगमेंट है वहां पर डेली करंट अफेयर्स की PDF पोस्ट कर दी जाती है, आप उन्हें डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आने वाले हर एक वनडे एग्जाम के लिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है, तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस की नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट बात ये है कि टॉप 200 MCQ अप्रैल मंथ के अपलोड हो चुके हैं। प्लेलिस्ट में जाकर देख लेना, यहाँ से आपका पूरा अप्रैल मंथ का करंट अफेयर्स रेडी हो जाएगा। मैंने कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक स्किप नहीं किया, हर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पर MCQ और जितना पॉसिबल हुआ है एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे वर्ल्ड फूड प्राइज के बारे में। आप लोगों ने एक पर्सन के बारे में सुना होगा जिनका नाम है नॉर्मन बोरलॉग।
ठीक है, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत विश्व में की थी। एमएस स्वामीनाथन जो है उन्होंने भारत में ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, लेकिन नॉर्मन बोरलॉग ने विश्व स्तर पर ग्रीन रिवॉल्यूशन की शुरुआत की थी, और नॉर्मन बोरलॉग को 1987 में नोबेल प्राइज भी मिला था। उनकी ही मेमोरी में वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जाता है, और वर्ल्ड फूड प्राइज में $5 लाख कैश प्राइज दिया जाता है। 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज किसे दिया गया है? तो ब्राजील की एक साइंटिस्ट हैं, एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं, जिनका नाम है मैरी एंजेला हंगरिया। ठीक है, मैरी एंजेला हंगरिया, इन्हें 2025 का वर्ल्ड फूड प्राइज दिया जा रहा है फॉर सस्टेनेबल फार्मिंग इनोवेशन। इन्होंने क्या किया, आप लोग ने सुना होगा, जो आपके फलीदार पौधे होते हैं, जो आपके लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं, उनमें क्या होता है, उनकी रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सेशन की प्रॉपर्टी होती है। आपको ये भी पता होगा कि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा जरूरी होता है प्लांट की ग्रोथ के लिए, और नाइट्रोजन पहुंचाने के लिए हम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं उनका ज्यादा अगर हम यूज करेंगे तो हमारी जो जमीन होती है वो फर्टाइल नहीं रह जाती, उसकी जो फर्टिलिटी है उसमें कमी आती है, और ज्यादा अमाउंट में फर्टिलाइजर कंज्यूम करना हमारे लिए सही नहीं है। तो यहाँ पर हम चाहते हैं कि जो केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल हम करते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन वगैरह के लिए, उसको हम कम करें। इसी डायरेक्शन में काम किया है किसने? ब्राजील की माइक्रोबायोलॉजिस्ट, जिनका नाम है मैरी एंजेला हंगरिया ने। ठीक है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम किया, एक नेचुरल मेथड आइडेंटिफाइड की है जो कि प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसके कारण ब्राजील में सोयाबीन का प्रोडक्शन बढ़ा है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट सोयाबीन प्रोड्यूसर आपको ब्राजील देखने को मिलेगा। इनका अचीवमेंट केवल और केवल यहाँ पे एनवायरमेंटल कंसर्न नहीं है, साथ ही साथ केमिकल जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस करना है। तो वर्ल्ड फूड प्राइज 2025 किसे मिला है? आंसर हो जाएगा मैरी एंजेला हंगरिया को। किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ये ब्राजील से बिलोंग करती हैं। आजकल एग्जाम में जो पैटर्न चल रहा है ना, एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट पर्सन की कंट्री पूछ ली जाती है, तो आप थोड़ा सा कंट्री पे भी फोकस करेंगे। चलिए, अगले पर्सन है नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ऑनर्ड विद ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल रैंक इन टेरिटोरियल आर्मी। हम सभी को पता है कि 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें जेवलिन थ्रो में, मतलब भाला फेंक में गोल्ड मेडल लेकर आए थे नीरज चोपड़ा। तो नीरज चोपड़ा को रिसेंटली लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रोवाइड की गई है, गस्टेड नोटिफिकेशन इशू किया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले नीरज चोपड़ा की जर्नी के बारे में, तो नीरज चोपड़ा को राजपुताना राइफल रेजिमेंट इंडियन आर्मी में 2017 में नायाब सूबेदार बनाया था। फिर 2021 में इनको प्रमोट करके सूबेदार बनाया, और अब इनको वापस से प्रमोट करके लेफ्टिनेंट कर्नल की रैंक प्रोवाइड की गई है। नीरज चोपड़ा को कई सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड मिले हैं, जैसे कि पद्मश्री अवार्ड, जो कि भारत का 4th नंबर का हाईएस्ट अवार्ड है। 2022 में इन्हें पद्मश्री दिया गया था। नेक्स्ट है परम विशिष्ट सेवा मेडल। 2022 में इन्हें परम विशिष्ट सेवा मेडल मिला। 2018 में अर्जुन अवार्ड मिला था, और 2021 में खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित इन्हें किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड है जो नीरज चोपड़ा को मिले हैं। इन्होंने सबसे पहले 2018 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स हुआ था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें गोल्ड मेडल जीता था। फिर एशियन गेम्स जकार्ता में हुआ था, तब इन्होंने 2018 में गोल्ड मेडल जीता था। फिर 2020 में जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए थे, उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था, और ये सेकेंड इंडियन बन गए हैं अभिनव बिंद्रा के बाद, जिन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी में गोल्ड मेडल ओलंपिक्स में जीता है। फिर 2022 में इन्होंने डायमंड लीग में गोल्ड मेडल जीता था, और 2024 के जो पेरिस ओलंपिक्स हुए हैं उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। ये इनके अचीवमेंट है। यहाँ से कई बार एग्जाम में प्रश्न देखे गए हैं, वापस से एग्जाम में प्रश्न देखे जा सकते हैं, तो आप इन्हें याद रखना, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज पीडीएफ पे तो सारी इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ तक का मामला क्लियर हो रहा है, सेट हो रहा है? अगर कोई डाउट रह जाते करंट अफेयर्स में, ये वाली टर्म हमें नहीं समझ में आई, तो कमेंट में पूछ लेना, ठीक है। अगले पर्सन है हरवंश चावला। ये है हरवंश चावला जी। इन्हें चेयरमैन बनाया गया है ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। हमारी जो ब्रिक्स कंट्री है,
ठीक है, ब्रिक्स कंट्री में जैसे कि ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका के अलावा और जो ब्रिक्स नेशन है, इनका एक प्राइवेट प्राइवेट इंटरेस्ट चैम्बर है जिसमें अलग अलग बिजनेस लीडर्स और पॉलिसी मेकर आते हैं। किस तरीके से ब्रिक्स नेशंस के बीच में हम बिजनेस को बूस्ट कर सकते हैं, पॉलिसी को और कितने अच्छे से बना सकते हैं, इसलिए आपको ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री देखने को मिलेगा। इसके चेयरमैन चेयरमैन बनाए गए हैं हरवंश चावला को। ठीक है, नेक्स्ट, बिभोर जैन। बिभोर जैन अपॉइंटेड एक्टिंग सीईओ ऑफ ओएनडीसी। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले भी ओएनडीसी के बारे में बताया है। ओएनडीसी का मतलब है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ठीक है, ओएनडीसी प्लेटफॉर्म की शुरुआत 2021 में की गई थी। जो अलग अलग आपके ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह है, इन सबको एक तरीके से काउंटर करने की कोशिश की गई है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर जो डीपीआईआईटी, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री और इंटरनल ट्रेड है, उन्होंने 2021 में ओएनडीसी ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म की शुरुआत की थी। और इसके जो वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर, डायरेक्टर एंड सीईओ आपको देखने को मिलेंगे, उनका नाम है थेम्पी कोसी। और इनके स्टेप डाउन करने के बाद विभोर जैन को एक्टिंग सीईओ बनाया गया है ओएनडीसी का। अभी कुछ समय में जब फाइनल सीईओ अपॉइंट होंगे तो हम वापस से डिस्कशन करेंगे। ये ओएनडीसी जो है वो एक इंटरकनेक्टेड ई मार्केट प्लेस है जिसमें अलग अलग सेलर, आपके अलग अलग जो शॉपकीपर्स हैं, बिजनेस होल्डर्स हैं, अपने प्रोडक्ट को डायरेक्टली कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। यहाँ पर कोई भी बाईपासिंग नहीं होती है, कोई भी मिडिलमैन या फिर इंटरमीडियरीज आपको नहीं देखने को मिलेंगे। नाउ बात करते हैं IAMAI, मतलब इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन 2004 में हुआ था, मुंबई महाराष्ट्र में हेडक्वार्टर है। इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए चेयरमैन बनाए गए हैं MN श्रीनिवासु। और MN श्रीनिवासु को फाउंडर हैं बिलडेस्क के। इन्होंने ड्रीम स्पोर्ट के सीईओ हर्ष जैन को सक्सीड किया है। इसके अलावा रेजर पे के जो सीईओ हैं हर्षिल माथुर, इन्हें वाइस चेयरमैन बनाया गया है। एंड फोन पे के फाउंडर हैं समीर निगम, इन्हें ट्रेजर बनाया गया है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है कि फोन पे के फाउंडर कौन है, तो समीर निगम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नौ बात करते हैं सेवंथ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स के बारे में। रिसेंटली सेवंथ एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम्स का कंक्लूड हुआ है। कहाँ पर? बिहार में। इस बार जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स थे वो कहाँ पर हुए थे? बिहार में। जिसका मैस्कॉट या फिर शुभांकर क्या था? शुभांकर था गज सिम्हा। ठीक है, यहाँ पर ओवरऑल मेडल टैली पे महाराष्ट्र टॉप पर है। महाराष्ट्र को टोटल 158 मेडल्स मिले हैं जिसमें से 58 गोल्ड मेडल है, 47 सिल्वर और 53 आपको ब्रोंज मेडल देखने को मिलेंगे। फर्स्ट नंबर पे महाराष्ट्र, सेकंड नंबर पे हरियाणा और थर्ड नंबर पे राजस्थान आपको देखने को मिलेगा। आपको ये टॉप 3 स्टेट्स याद रखने हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स में मेडल टैली पर कौन टॉप पर है। आप देखते हैं जब खेलो इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत 2018 में हुई थी, उसके बाद जितने भी पेपर एग्जाम हो रहे हैं हमारे देश में, खेलो इंडिया के जो भी स्पोर्ट्स होते हैं, जो भी इवेंट्स होते हैं, वहां से एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो हमें याद रखना है कि खेलो इंडिया यूथ गेम का 7वां एडिशन बिहार में हुआ है और मेडल टैली पे महाराष्ट्र आपको टॉप पर देखने को मिल जाएगा विद 158 मेडल्स। क्लियर है? चलिए फर्दर डिस्कशन में यहाँ पे करूंगी, उसके पहले मैं बताना चाहती हूँ कि अप्रैल मंथ की मंथली करंट अफेयर्स की जो मैगजीन है बैंकिंग की, वो अवेलेबल है और टॉप 300 MCQ प्लस वन लाइनर भी अवेलेबल है पूजा जैन क्लासेस में। एंड आपको यहाँ पर सैटरडे को आपको कंप्लीट अप्रैल मंथ की मैगजीन मिल जाएगी। मैं इस पे काम कर रही हूँ। ठीक है, आपको सैटरडे को कंप्लीट मैगजीन रेडी होके मिल जाएगी, अपलोड हो जाएगी, आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, बाकी 2 मैगजीन ऑलरेडी अपलोडेड है, आप इनको विजिट कर सकते हो, देख सकते हो पूजा जैन क्लासेस एप्लीकेशन पे। नाउ बात करेंगे गवर्नमेंट रिलीज द फर्स्ट एवर मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट फॉर अप्रैल 2025। अभी तक क्या होता था, ये जो पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट है ये क्वार्टरली या फिर एनुअली रिलीज की जाती थी, लेकिन पहली बार डिसाइड किया है कि हम मंथली भी इस रिपोर्ट को रिलीज करेंगे। तो पहली बार मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड द प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने मंथली पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट को पब्लिश किया है, जिसमें जनवरी से लेकर मार्च तक के डेटा को बेसिकली इंक्लूड किया है। और यहाँ पे अप्रैल मंथ का मंथली डेटा आपको देखने को मिल रहा है। अगली जो रिपोर्ट आएगी वो 15 जून 2025 को आएगी। यहाँ पर जो डेटा कलेक्ट किया जाता है वो नेशनल सैंपल सर्वे के द्वारा कलेक्ट किया जाता है। बेसिकली 3 डायमेंशन या तीन बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसपे इस रिपोर्ट को तैयार किया जाता है।
पहली चीज यहाँ पे देखा जाता है कि हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, हमारे देश में बेरोजगारी दर कितनी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना है, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है। ये 3 बेसिक पैरामीटर्स होते हैं जिसपे इस रिपोर्ट को पब्लिश किया जाता है। नाउ बात करते हैं अप्रैल मंथ में 2025 में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट कितना रहा है। आंसर हो जाएगा 55.6% आपको देखने को मिल जाएगा। वर्कर पॉपुलेशन रेशियो कितना है, 55.4% आपको देखने को मिल जाएगा। और अनएम्प्लॉयमेंट रेट 5.1% है। मेल में 5.2 है, फीमेल में 5 है। और पहली बार पीरियोडिक लेवल फोर्स सर्वे को 2017 में रिलीज करने का काम किया था। ठीक, नेक्स्ट बात करेंगे, इंडिया रैंक्स अमंग टॉप 6 पेटेंट फिलर इन द 6G टेक्नोलॉजी। रिसेंटली भारत 6G 2025 कॉन्फ्रेंस हुई थी, ठीक है, नई दिल्ली में। इसमें यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर कम्युनिकेशन डॉक्टर चंद्रशेखर ने बताया कि इंडिया 6th पोजीशन पे आती है 6G में पेटेंट फिलिंग में। और हमारा टारगेट है कि 2030 तक, हमारा टारगेट है कि 2030 तक 6G पेटेंट फिलिंग में इंडिया फर्स्ट नंबर पे आ जाए। और हम यहाँ पे कई सारी इमर्जिंग टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रहे हैं, जैसे कि टेरा हर्ट्ज वेव्स, एआई नेटिव नेटवर्क, सब मिली सेकेंड लेटेंसी, इन सभी टेक्नोलॉजी पे हमारा काम चल रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट है कि 2030 तक इंडिया 6G टेक्नोलॉजी पेटेंट फिलिंग में फर्स्ट नंबर पे आ जाए, लीडर बन जाए। अभी इंडिया 6 पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। तो अब बात करते हैं हम अगेन आर्टिकल 21 के बारे में। बेटा आर्टिकल 21 इतना इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपको जीने का अधिकार, ऐसे वैसे नहीं, आप अब जी सकते हैं डिग्निटी से, अपनी लाइफ को अपने तरीके से जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में ही मेंशन है। राइट टू इंटरनेट एक्सेस आपको आर्टिकल 21 में दिया गया है। ठीक है, तो आर्टिकल 21 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अब एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जो आप अपनी सिटीज में भी फेस करते होंगे, वो है फुटपाथ पर चलने की प्रॉब्लम। आपने देखा होगा कि फुटपाथ पे भी दुकानें लग जाती हैं, ठेले लग जाते हैं, फल फ्रूट की दुकानें लग जाती हैं। तो हम जैसे आम जनता जो है वो फुटपाथ पे नहीं चल पाती। जब फुटपाथ पे हम नहीं चल पाते क्योंकि ऑलरेडी वहां पर इंक्रोच हो चुका है, अतिक्रमण हो चुका है, दुकानें लग चुकी हैं, तो हमें रोड पे चलना होता है। तो रोड पे भी आप देखते हैं कि रोड पे भी व्हीकल्स खड़े होते हैं, रोड पे भी व्हीकल जा रहे हैं और उसमें आपको चलना भी है, तो कई बार एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो इन एक्सीडेंट्स को कम करने के लिए फुटपाथ पे चलना भी आपका एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल 21। ऐसा मैं नहीं कहती, ऐसा सुप्रीम कोर्ट कहता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट की 2 जज की बेंच थी और जिनमें थे एक एएस जस्टिस एएस ओका और है उज्जवल बुयन। इन्होंने फैसला दिया है कि यहाँ पे राइट टू हैव फुटपाथ, फुटपाथ ऑब्स्ट्रक्शन फ्री होना चाहिए। यहाँ से जो इंक्रोचमेंट है वो इंक्रोचमेंट हटा देना चाहिए फुटपाथ से। ठीक है, तो यहाँ पे राइट टू हैव अनऑब्स्ट्रक्ट एंड डिसेबल फ्रेंडली फुटपाथ पार्ट ऑफ द आर्टिकल 21, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है। फुटपाथ शुड बी एक्सेसिबल फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी एंड रिमूविंग इंक्रोचमेंट इज मैंडेटरी। ठीक है, ये आर्टिकल 21 का पार्ट है, डिक्लेयर किया है सुप्रीम कोर्ट ने। नाउ बात करते हैं एक स्कीम के बारे में जिसका नाम है समृद्ध स्कीम। समृद्ध का फुल फॉर्म पहले देख लेते हैं। समृद्ध का मतलब है स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। स्टार्टअप एक्सेलरेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, समृद्ध स्कीम रिसेंटली न्यूज है क्योंकि रिसेंटली यहाँ पे चार्टेड अकाउंटेंट के साथ साथ 2 लोग हैं जिन्हें अरेस्ट किया गया है फॉर चीटिंग। किसके लिए? चीटिंग। इन्होंने चीटिंग की है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समृद्ध स्कीम, और 3 करोड़ रुपए से ज्यादा की ये चीटिंग की गई है। तो आखिरकार चीटिंग कैसे हुई है और चीटिंग क्या हुई है वो हम देख लेते हैं। समृद्ध का फुल फॉर्म हमने देख लिया। समृद्ध का मतलब है स्टार्टअप एक्सीलरेटर फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, और ये मैत्री डिपार्टमेंट के अंदर चलने वाला एक प्रोग्राम है जिसको 2019 में शुरू किया गया था। इसमें क्या किया जाता है, हमारे देश के जो अलग अलग स्टार्टअप्स हैं, एजुकेशन सेक्टर में प्राइवेट स्टार्टअप्स हैं जिनको फंडिंग की ज़रूरत है, सपोर्ट की रिक्वायरमेंट है, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको क्या किया जाता है, सपोर्ट किया जाता है। इट एम टू सपोर्ट एग्जिस्टिंग एंड अपकमिंग accelerator to select and accelerate potential IT based startup to scale।
आईटी बेस्ड स्टार्टअप को स्केल करने में मदद करता है, इन्वेस्टर के साथ कनेक्ट करता है, इंटरनेशनल मार्केट के साथ कनेक्ट करता है, साथ ही साथ फंडिंग सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। एंड इन्वेस्टर अप टू 40 लाख रुपीज टू स्टार्टअप बेस्ड ऑन द करंट वैल्यूएशन एंड ग्रोथ स्टेट ऑफ स्टार्टअप विल बी प्रोवाइडेड थ्रू सिलेक्टेड एक्सेलरेटर। तो इसकी कंडीशन होती है कि आपका स्टार्टअप ग्रोथ में होना चाहिए, उसका वैल्यूएशन मेजर किया जाता है और अप टू 40 लाख रुपीज का आपका बेसिक स्टार्टअप होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंगली आइडेंटिफाई किया जाता है। तो इसमें ही झोल कर दिया है बेसिकली सीए ने, जिसके कारण चीटिंग के कारण उनको यहाँ पे अरेस्ट किया गया है। चलिए अब यहाँ पर एक और कंट्री बन गई है भाई, आपको इन्फॉर्मेशन तो पता ही गई मिल ही गई होगी। 1971 में जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था तो बांग्लादेश बना था, और अभी 2025 में जब इंडिया और पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है तो एक नई कंट्री निकल के आई है जिसका नाम है बलूचिस्तान। और बलूचिस्तान ने खुद को डिक्लेयर किया है रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री। और बलूचिस्तान की जो बलूच आर्मी है उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को रिक्वेस्ट की है कि बलूचिस्तान का जो एम्बेसी है वो नई दिल्ली में स्टैब्लिश किया जाए, और यूनाइटेड नेशन से भी कहा है कि बलूचिस्तान को एक नई कंट्री रिकॉग्नाइज की जाए, और पाकिस्तान आर्मी को कहा है कि आप बलूचिस्तान का जो एरिया है उसको छोड़कर जाओ। बलूचिस्तान जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रोविंस है। आप देख सकते हैं एरिया वाइज अप्रोक्सीमेटली 44% जो एरिया है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान प्रोविंस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन एक्सट्रीम पॉवर्टी में है। यहाँ की 70% जो पॉपुलेशन है वो एक्सट्रीम पॉवर्टी अत्यधिक गरीबी में रहती है। केवल पाकिस्तान की 5% पॉपुलेशन ही आपको बलूचिस्तान में देखने को मिलेगी, जबकि एरिया वाइज ये 44% आपको देखने को मिल जाएगा। और इन्होंने बलूचिस्तान को एक इंडिपेंडेंट नेशन की तरह डिक्लेयर किया है। ठीक है, इसकी कैपिटल आपका क्वेटा देखने को मिलेगी जो अफगान बॉर्डर के साथ शेयर होती है। अगर फर्दर इसकी बॉर्डर देखोगे तो देखो यहाँ पे जो बलूचिस्तान है ये आपको यहाँ पे पंजाब और सिंध प्रोविंस से कनेक्ट होता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, पंजाब और सिंध प्रोविंस के अलावा ईरान अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करता है और अरेबियन सी के साथ बॉर्डर शेयर करता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे बलूच पीपल रहते हैं और पश्तून भाषा और बलूची लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। जनरली यहाँ पे सुन्नी इस्लाम के लोग देखने को मिलेंगे। ये रिच यहाँ पे गैस ऑयल रिसोर्सेज रिच आपको ये प्रोविंस देखने को मिल जाएगा। अब इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंट ये है कि ये ग्वादर पोर्ट के साथ कनेक्ट होता है, और ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चाइना के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये बात आपको भी पता है। तो इंडिया के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट एक मूव देखने को मिलेगा। अब रिसेंटली जैसे कि बीपीएससी है, बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, ठीक है, इसे क्वालिफाई किया है किसने? कशिश चौधरी ने। 25 ईयर ओल्ड है, पाकिस्तानी हिंदू वीमेन है, और ये पहली फीमेल बन चुकी है माइनॉरिटी कम्युनिटी से बलूचिस्तान में जिन्हें असिस्टेंट कमिश्नर अपॉइंट किया गया है। तो आपको कशिश चौधरी का नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट, अभी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया था आपने सभी ने देखा। ऑपरेशन सिंदूर में आपने एक चीज नोटिस की होगी, जैसे कि पाकिस्तान ने जो भी वेपन इस्तेमाल किए हैं, चाहे वो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं या मिसाइल इस्तेमाल की हैं, तो मिसाइल जो है वो चाइना मेड थी, और जो ड्रोन इस्तेमाल किए हैं वो टर्की ने पाकिस्तान को प्रोवाइड किए थे। तो नेशनल सिक्योरिटी कंसर्न को ध्यान में रखते हुए जामिया मिलिया इस्लामिया और जेएनयू ने जो टर्की की यूनिवर्सिटीज के साथ एमओयू हुए थे उनको सस्पेंड कर दिया है। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी एंड जामिया मिलिया इस्लामिया हैज नाउ सस्पेंडेड इस एमओयू with any institute that is affiliated with a Turkey with immediate effect until the further order, क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान को सपोर्ट किया था अगेंस्ट द ऑपरेशन सिंदूर। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी ने रिसेंटली कहा है कि जितने भी एकेडमिक एमओयू साइन हुए हैं टर्की की INONU इन्यू यूनिवर्सिटी के साथ, नेशनल सिक्योरिटी के चलते हम उसको सस्पेंड करते हैं। 1.5 लाख से ज्यादा टर्की जो ग्रेजुएट है वो अलग अलग प्रोग्राम से जुड़े हुए हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के। ये जो एकेडमिक कोलैबोरेशन हुआ था, एकेडमिक जो पार्टनरशिप हुई थी वो 3 साल पहले हुई थी, सॉरी फरवरी में हुई थी 3 साल के लिए, फरवरी में हुई थी 3 साल के लिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट है, महाराष्ट्र मेक्स यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड मैंडेटरी इन गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट। अब ये आर्टिफिशियल सैंड क्या होती है? हमको पता है घरों में बिल्डिंगों के कंस्ट्रक्शन के लिए हमें रेत या सैंड की रिक्वायरमेंट होती है, और रेत कहाँ से आती है? नदियों से आती है। रेत कहाँ से आती है? नदियों से आती है। और कई तरीके से इलीगल तरीके से क्या की जाती है? सैंड की माइनिंग की जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कहा है कि जो बड़ी बड़ी रॉक्स हैं,
आपका अर्थ का क्रस्ट है, तो बड़ी बड़ी हम क्रशर मशीन लगाएंगे, आप उसके जरिए आर्टिफिशियल सैंड प्रोड्यूस करो, और आर्टिफिशियल सैंड का इस्तेमाल हम गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन में करेंगे, और ये मैंडेटरी किया गया है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड अ न्यू पॉलिसी मैंडेटेटिंग द यूज ऑफ आर्टिफिशियल सैंड, जिसको कहा है एम सैंड, in all government and semi government construction project to reduce dependency on river sand and promote environmental sustainability। यहाँ पे जो रिवर से सैंड हम लेकर आते हैं, वो जो आपकी नेचुरल सैंड होती है, उसमें जो पर आपको यहाँ पे ब्रास या जो पर आपको कंपार्टमेंट जो रेत मिलती है वो 600 रुपए मिलती है, और ये जो एम सैंड है वो 200 रुपए पर ब्रास आपको देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने कहा है कि हम 50 क्रशर मशीन को इंस्टॉल करेंगे हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। साथ ही साथ हम यहाँ पे लैंड अलॉटमेंट करेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, कि आप एम सैंड क्रशर्स को इंस्टॉल कर सकें। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर आपको एकनाथ शिंदे और अजित पवार देखने को मिलेंगे, और सीपी राधाकृष्णन गवर्नर देखने को मिल जाएंगे। नाउ बात करेंगे पब्लिक सेक्टर बैंक प्रॉफिट के बारे में। FY25 में हमारे जो 12 पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, इनको 1.78 लाख करोड़ 1.78 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो FY24 के कंपैरिजन में 26% ज्यादा है। FY24 में हमारे 12 पब्लिक सेक्टर बैंक को 1.41 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ था, और FY25 में हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 1.78 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है। सबसे ज्यादा जो प्रॉफिटेबल बैंक है वो SBI है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को टोटल प्रॉफिट का 40% प्रॉफिट हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का FY25 का प्रॉफिट कितना है? 70,091 करोड़, 70,091 करोड़ रुपीस। अगर इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज देखते हैं, तो इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है पंजाब नेशनल बैंक को, 102%। क्लियर है? तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को 1.78 लाख करोड़ रुपीस का प्रॉफिट हुआ है, जो कि 26% ज्यादा है प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में। SBI को सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है 70,000 करोड़, जो कि प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में 16% ज्यादा है। इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज सबसे ज्यादा प्रॉफिट पंजाब नेशनल बैंक को हुआ है, 102%। क्लियर? ये डेटा आपको याद रखना है, स्पेशली आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए रट लेना, यहाँ से एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, विच इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च अ व्हाट्सएप बॉट फैसिलिटी फॉर प्रीमियम पेमेंट। यहाँ पर LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने अपने जो कस्टमर्स हैं उनके लिए व्हाट्सएप बॉट की शुरुआत की है। अगर आपको अपना प्रीमियम चेक करना है, प्रीमियम पे करना है, तो आप व्हाट्सएप के जरिए कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी। LIC introduced premium payment via WhatsApp bot, providing a convenient new option for customer to pay their policy premium online। आपको बस इस नंबर पे हाई करके भेजना है व्हाट्सएप में, और आप अपनी पॉलिसी को देख सकते हैं, अपने पेमेंट को कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट है, गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेमीकंडक्टर यूनिट नियर द जेवर एयरपोर्ट इन उत्तर प्रदेश अंडर द सेमीकंडक्टर मिशन। 3,700 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट होगा। पूछा जा रहा है ये किन दो कंपनीज का ज्वाइंट वेंचर है जिसके अंदर सेमीकंडक्टर यूनिट जेवर उत्तर प्रदेश में स्टैब्लिश कर रहे हैं। आंसर हो जाएगा HCL एंड ताइवान की कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सॉन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। Who among the following of Indian Hindu origin has been appointed as a new foreign minister of Canada? कनाडा की नई फॉरेन मिनिस्टर बनी है अनीता आनंद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, हिंदू ओरिजिन है, और इन्होंने रिसेंटली भगवत गीता के साथ शपथ ग्रहण की है। Which country has recently become the first in the world to officially launch a nationwide tourism payment infrastructure? आंसर क्या हो जाएगा? भूटान ने यहाँ पे क्रिप्टो बेस्ड टूरिज्म की शुरुआत की है। Which state government has approved new policy mandating the use of artificial sand in all government and semi-government construction project? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। अभी हमने थोड़ी देर पहले इस कहानी को समझा है। ऑप्शन नंबर सी। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ITBP मकालू एक्सपेडिशन। कल हम लोग ने माउंट मकालू के बारे में बात की थी। ये 5th नंबर का हाईएस्ट पीक है जिसकी हाइट 8,485 मीटर है। ये जो एक्सपेडिशन किया गया था, ये क्लीन हिमालय सेफ ग्लेशियर कैंपेन का एक पार्ट था, और इसमें 500 kg नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट किया गया। पहला सही है, दूसरा सही है, लेकिन यहाँ पे 150 kg नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को कलेक्ट किया गया है। Who won the 2025 CCI बिलियर्ड क्लासिक टाइटल? आंसर हो जाएगा पंकज आडवाणी। स्वामित्व स्कीम का फुल फॉर्म क्या है? तो स्वामित्व का मतलब है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी एंड विलेज एरिया इन द विलेज एरिया।
वेयर हैज द वर्ल्ड फर्स्ट कमर्शियल स्केल ई मैथेनॉल प्लांट बीन ओपन्ड? आंसर हो जाएगा डेनमार्क में से ओपन किया गया है। चलिए फर्दर डिस्कशन हम करेंगे, लेकिन 15 मई को लास्ट क्लास में हमने क्या ज्ञान अर्जित किया था, कौन कौन से करंट अफेयर्स पढ़े थे, जरा देख लेते हैं। अजय कुमार जी यूपीएससी के नए चेयरमैन बन गए हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने इनकी नियुक्ति की है। अनीता आनंद फॉरेन मिनिस्टर बन चुकी हैं कनाडा की। इंडिया की पहली 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन सेंटर नोएडा और बेंगलुरु में ओपन हो रहा है। 6 नंबर का सेमीकंडक्टर प्लांट जेवर उत्तर प्रदेश में आपको देखने को मिल जाएगा। पद्मश्री अवार्डी एंड एक्स आईसीएआर डायरेक्टर जनरल एस अयप्पन की डेथ हो चुकी है, कावेरी नदी में इनकी बॉडी पाई गई थी। वर्ल्ड का पहला कमर्शियल स्केल ई मेथनॉल प्लांट आपको डेनमार्क में देखने को मिल जाएगा। पंकज आडवाणी ने सीसीआई बिलियर्ड क्लासिक टाइटल जीता है मुंबई में। आईटीबीपी की टीम ने माउंट मकालू, जो कि 5th नंबर की हाईएस्ट पीक है, इसको समिट किया है। इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया ने वर्ल्ड बैंक लैंड कॉन्फ्रेंस में स्वामित्व स्कीम को रिप्रेजेंट किया था और आयुर्वेदा डे 23 ऑफ सितंबर को डिक्लेयर किया गया है। एंड दिस इज योर क्वेश्चन ऑफ द डे। हाउ मच इज द वैल्यू ऑफ यूएस सऊदी आर्म डील साइन ड्यूरिंग द डोनाल्ड ट्रंप विजिट? तो डोनाल्ड ट्रंप की विजिट पे यूएस सऊदी के बीच में कितने रुपए की आर्म डील साइन हुई है? ये 4 ऑप्शन है, सही आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। मैंने करंट अफेयर्स में ये सारी कहानी आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस की हुई है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी सारी बातें नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, जिससे अपकमिंग क्लासेस के नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। थैंक यू।